Hello everyone, welcome to Free Study. So we are going to cover the daily current affairs for civil services. आज हम 3 जून 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे एंड आज के वीडियो में खास बात ये है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ है एंड अगेन स्पेशल थैंक्स टू अंकित जो ये मेहनत कर रहा है एंड उसने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये पीडीएफ बनाकर दिया है ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो सके। तो आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के साथ भी इसे शेयर करिएगा एंड देखिए जो भी मैं समझाती हूँ तो मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही समझाती हूँ, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज हमने कवर किए हैं द हिंदू से, द इंडियन एक्सप्रेस से, आरएसटीवी से, पीआईबी से, ठीक है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया से भी। तो कोई भी आपका सोर्स अनकवर नहीं रह जाएगा एंड अगर कोई भी टॉपिक रह जाएगा तो वो एट लास्ट हम एक वीडियो लेकर आएंगे पूरे मंथ के बाद। मैं उसको खुद कंपेयर करूँगी किसी भी वेल नोन वेबसाइट से, या फिर आप बोल सकते हैं जैसे कोई हमारे जो पीडीएफ्स आते हैं, जैसे जो मैगजीन्स आते हैं, तो कोई भी आपका टॉपिक रहेगा नहीं। सो यू कैन ट्रस्ट ऑन दीज पीडीएफ्स एंड ऑन दीज वीडियोज़। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, तो वो जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो आज की हम टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 1 के हम टॉपिक्स देखेंगे, ऋषि गंगा के बारे में देखेंगे एंड आपने भी देखा होगा कि कुछ टाइम पहले फरवरी के मंथ में वहाँ पे एक ग्लेशियर जो था वो फट गया था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जीएस पेपर 2 में हम देखेंगे युवा के बारे में एंड किस तरीके से ये स्कीम जो है वो हमारी जो 75वीं एनिवर्सरी जो मनने जा रही है इंडिया की, क्योंकि 2022 में 75 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के, तो उसके लिए इसका क्या योगदान रहेगा इस स्कीम का, तो वो देखेंगे। एंड अब जनवरी 30 को वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस डे घोषित कर दिया गया है, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। डी वोटर या फिर डाउटफुल वोटर क्या होता है, 5G टेक्नोलॉजी, जूही चावला का क्या केस है, तो वो भी देखेंगे। विटामिन डी क्या है एंड किस तरीके से कोरोना के टाइम पे भी इसने अपनी इंपॉर्टेंस सबको दिखाई, एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने सभी पॉइंट से इसको कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो मेंस हो या चाहे प्रीलिम्स हो। तो प्लीज़ वीडियोस को अच्छे से देखिए। जो आपको चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब जीएस पेपर 1 का हम ऋषि गंगा के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से वहाँ पे ग्लेशियल बर्स्ट हुआ था, तो आप ऋषि गंगा लिख लीजिए एंड जो मेन पॉइंट्स हैं बस वो लिख लीजिए। ये मत लिखिए कि ग्लेशियल बर्स्ट हुआ, वो आपको याद रह जाएगा। जैसे कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो ये सब लिखना ज़रूरी है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। चलिए तो ये जो रिवर है, कहाँ पर है ये रिवर, चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, उत्तराखंड में। यूपी से अलग हुआ था, उत्तराखंड का अलग हुआ था, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। कल काफ़ी मुझे खुशी हुई कि वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस पूछे तो एक बच्चे ने जवाब दिया एंड वेरी गुड, उसने सभी आंसर्स जो है वो करेक्ट दिए। मैंने 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पूछा था। एक पूछा था पाउंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो वो भी आपकी तमिलनाडु में है। एंड देन क्वेश्चन था कि आपकी जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ है, तो वो उत्तराखंड के अंदर है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। तो ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुना भी कीजिए एंड पार्टिसिपेट भी किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए कि ये जो इसका सोर्स ध्यान रखिए आप, या 2018 या फिर 2017 का पेपर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिवर के सोर्सेस क्या हैं, तो उसके अंदर एक ऑप्शन जो था वो गलत था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये न्यूज़ में है तो आपको इस वाले रिवर का बिल्कुल पक्का पता होना चाहिए कि अच्छा इसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, ठीक है। तो ऋषि गंगा जो रिवर है ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर से होता है, नंदा देवी माउंटेन से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। साथ में इसके अंदर जो पानी है वो दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर से भी आता है। देखिए हमारी एक होती है पेरेनियल रिवर्स, मीन्स जो जैसे अलग अलग है, पेनिनसुलर सिस्टम है एंड ऊपर हमारा जो माउंटेन सिस्टम है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे नॉर्थ में जो रिवर्स होती हैं, जैसे गंगा हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, तो इन सब का जो भी पानी होता है एंड जैसे गंडक हो गई, गोमती हो गई, तो ये सब रिवर्स के अंदर जो पानी होता है वो ग्लेशियर से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर मिलेगा एंड हमेशा इन रिवर्स के अंदर पानी रहता है। तो ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप ज़रूर देखिए
प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि हाँ यही चीज़ पढ़नी होती है न्यूज़पेपर से, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए विलेज है एक रिनी, तो वहाँ पर भी ये धौली गंगा रिवर के अंदर ये रिवर जो है वो मिल जाती है, कौन सी, ऋषि गंगा। ठीक है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क से भी ये होते हुए जाती है, तो देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके को क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए, अब डिजास्टर आया था यहाँ पर 2021 में, मींस वहाँ पर एक देखिए हिंदी में भी आप देख सकते हैं भूस्खलन, मींस डिजास्टर हुआ था एंड जो ग्लेशियर था वो फट गया था, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुई, एवलांचेस आए। ठीक है, एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ। अब ये न्यूज़ में अब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक गलत तरीके से अफवाह फैलाई गई कि यहाँ पे जो क्रैक्स हैं वो आ रहे हैं ग्लेशियर के अंदर। तो फिर साइंटिस्ट ने जाके एरियल सर्वे किया, मींस हेलीकॉप्टर्स वगैरह से ऊपर से जाकर देखा, तो उन्होंने देखा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वापस से न्यूज़ में आ गया। लेकिन न्यूज़ में आ गया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको ये उत्तराखंड का मैप है, ये यूपी, ये नेपाल है, ये यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश है नीचे की तरफ, ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड के इस पॉइंट पर ग्लेशियर बर्स्ट हुआ रेनी विलेज के अंदर। देखिए वहाँ पे स्पेलिंग थी RINI, तो ये थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स हैं वो आप मैं खुद भी ठीक कर दूंगी PDF के अंदर, या अगर कुछ नेट से सर्च करना होता है तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इतना कुछ इंपॉर्टेंट ये नाम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्लांट था NTPC तपोवन के अंदर, जो कि खराब हो गया था। फिर देखिए ये यहाँ पर जो है धौली गंगा, इट फ्लोज टू विष्णु प्रयाग। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका जो रिवर अलकनंदा है, एंड एट दिस पॉइंट वॉशेज अवे, मीन्स जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट चल रहा था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो वो खराब हो गया। फिर यहाँ से जो स्ट्रीम है वो श्रीनगर के अंदर भी जाती है। श्रीनगर को क्या कहते हैं, समर कैपिटल कहते हैं। अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो मैंने 1 जून को इससे रिलेटेड एक टॉपिक बताया था कि किस तरीके से श्रीनगर एंड जम्मू को समर कैपिटल एंड बनाने के बारे में बात की जाती है। ये पिछले टाइम से न्यूज़ में है, एंड ये रणवीर सिंह के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। फिर ये आपका है देवप्रयाग। ठीक है, फिर ये आपका है ऋषिकेश, फिर हरिद्वार है। देखिए मैप डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2020 के अंदर भी जो UPSC का पेपर आया था, तो क्योंकि काफ़ी चाइना के साथ इशू थे, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, लद्दाख वाले एरिया से रिलेटेड मैप जो था वो पूछा गया था। तो उसके लिए आपको मैप देखने बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको हैबिट बनानी ही होगी। ठीक है, तो मैप देखने इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे GS पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले युवा क्या है, यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स स्कीम। हो सकता है आपको युवा दे दिया जाए, ऑप्शन में अलग अलग पॉइंट्स दे दिए जाएं एंड कुछ पॉइंट आपको ऑथर से रिलेटेड करके दिया जाए। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि युवा जो है वो ऑथर से रिलेटेड है। अब गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है ये सब हम देखते हैं। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर भी किसने, अगर थोड़ा और डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जो 30 साल से कम उम्र के जो ऑथर्स हैं उनकी मेंटरिंग होगी, उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो रीडिंग कर सकें, राइटिंग कर सकें, एक बुक कल्चर प्रोमोट हो सके, सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी। यहाँ पर हर महीने 6 महीने तक 50,000 रुपये दिए जाएंगे युवा स्कीम के अंदर, कि आप मीन्स अच्छे से पढ़िए, राइट कीजिए एंड ऑथर्स को हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। तो ये भी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम 75वीं एनिवर्सरी मनाएंगे, एंड उसका ही ये पार्ट है युवा भी। अब देखिए मैंने कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर भी डीप जाके अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है। तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, द नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, तो ये आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख सकते हैं, मेंस में भी काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा। देन देखिए जनवरी 30 को अब वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज डे घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये 74th जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई, वहाँ पे सब ने, देखिए अनएनिमसली क्या होता है कि सभी ने ही इसको मीन्स मान लिया, क्योंकि ये प्रपोजल किसने दिया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया था। बताइएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो गल्फ ऑफ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर आता है या फिर नहीं आता। नाउ UAE ने ये प्रपोजल दिया था कि आप इसको जनवरी 30 को वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज डे घोषित कर दीजिए, एंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर सभी जो संस्थाएं हैं, सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी जो इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने भी ये बात मान ली। अब ये निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज क्या होती हैं, आपने देखा होगा ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आपका अफ्रीका आता है, एशिया आता है, ठीक है, इधर से आपका साउथ अमेरिका आता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी डिसीजेज ऐसी हैं जो
ज़्यादातर लोग, एंड इसके लिए कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है या बहुत कम काम किया जा रहा है। तो वही देखना है। एंड ये डिसीजेज वायरस से हो सकती है, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, पैरासाइटिक वॉर्म से, किसी से भी हो सकती है। एंड बहुत कम फंड यहाँ पर मिलता है। मीन्स रिसर्च एंड ट्रीटमेंट के लिए जितना फंड मिलना चाहिए उतना फंड नहीं मिलता। दूसरी डिसीजेस के लिए मिल जाता है लेकिन इसके लिए नहीं मिलता। जैसे कि स्नेक बाइट, सांप अगर काट लेता है तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगी ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर प्रॉब्लम। काला अजर, लेशमिनेसिस हो गई, ठीक है, चगास डिसीजेज हो गई, ठीक है। तो ये सब डिसीजेज इसके उदाहरण है। अभी आगे आपको और भी डिसीजेज ये देखने को मिलेंगी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रोड मैप ये है कि 2021 से 2030 तक 9 साल का ये इन्होंने, बेशक एक्चुअली 10 ईयर्स का ही बोल सकते हैं, तो 10 ईयर्स का ये एक रोड मैप तैयार किया है कि अगले 10 साल तक ये क्या करने वाले हैं। एक तो ये देखेंगे फ्रॉम मेजरिंग प्रोसेस टू मेजरिंग इम्पैक्ट, कि कितना असर पड़ता है। डिसीज स्पेसिफिक प्लानिंग करेंगे, प्रोग्राम्स लेके आएंगे, एंड जो एजेंडाज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं वो बनाएंगे। एंड फ्रॉम एक्सटर्नल ड्राइवन एजेंडाज रिलाइंग टू प्रोग्राम्स दैट आर कंट्री ओन्ड एंड कंट्री फाइनेंस्ड, मतलब कि अपनी कंट्री के अंदर खुद जो लोग हैं वो इसके बारे में भी काम करना शुरू करें। इस चीज़ की भी जो स्टार्टिंग है वो की जाएगी। जनवरी 30 को किस लिए चूज किया गया? क्योंकि इसी दिन जो लंदन डिक्लेरेशन था वो अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। जैसे अपने इंडिया के अंदर 26 जनवरी जो होता है, हम वहीं पे क्यों अपना जो गणतंत्र दिवस है वो क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि लाहौर सेशन हुआ था जिस पे हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, तो इसीलिए बनाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये सिचुएशन है। अब पहला जो वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज डे था वो इनफॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल क्या होता है, आप अपने फ्रेंड से बात करते हो इनफॉर्मल तरीके से, अपने टीचर से, अपने बॉस से बात करते हो फॉर्मल तरीके से, ठीक है। सो दैट इज इनफॉर्मल तरीके से बनाया गया था 2020 में, मतलब कोई ऐसे कागज में कुछ ऐसा काम नहीं हुआ था। अब इसको जरूरत इसीलिए है क्योंकि बिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हैं। एंड सबसे खास बात यह है, इन डिसीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। अगर ये डिसीजेस ठीक हो जाएंगी तो इससे काफ़ी लोग गरीबी से उभर पाएंगे, एक अच्छा इकोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट हो पाएगा। क्योंकि अगर हष्ट पुष्ट लोग होंगे तो वो काम भी करेंगे, ठीक है, नहीं होंगे तो फिर बॉडी साथ नहीं देगी तो फिर क्या काम करेंगे, तो फिर तो गरीबी में ही आएंगे। इसीलिए ये ज़रूरी है। अब ये जो इन्फेक्शंस हैं, ये जैसे मान लीजिए गंदा पानी पी लिया, घर में अच्छी हाउसिंग कंडीशंस नहीं है, पानी भरा हुआ है, वहीं पे सब रह रहे हैं, मच्छर हैं, पुअर सैनिटेशन है, ठीक है, अच्छे से साफ सफाई नहीं है, बच्चों को बहुत बुरे तरीके से ये अफेक्ट करती है। हर साल जो है काफ़ी बच्चे, मिलियंस ऑफ पीपल को ये अफेक्ट करती है, एंड काफ़ी की डेथ भी हो जाती है। लाइफ लॉन्ग फिजिकल पेन रहता है, ठीक है। एंड देखिए सामाजिक, ये आप बोल सकते हैं कि सामाजिक कलंक झेलना पड़ता है, सोशल स्टिग्मेटाइजेशन हो जाता है कि अरे ये इंसान तो बहुत बीमार रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के स्टिग्मा भी लोगों को फेस करने पड़ते हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या कि ये किया गया है, ठीक है। तो हमारे पास है एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी। जैसे अगर मान लीजिए मेंस के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना होगा कि आगे का क्या वे फॉरवर्ड है, तो उसके अंदर आप लिखिएगा कि इंडिया के अंदर हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की, जिसमें हमने कहा है कि हम इनोवेशन करेंगे ताकि हेल्थ की नीड्स को मीट किया जा सके, नए ड्रग्स को अफोर्डेबल बनाया जा सके, ठीक है, टैकल कर सके निगलेक्टेड डिसीजेस को। तो ये एक पॉलिसी बनाई गई है। दूसरी एक पॉलिसी और है, नेशनल पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेज, जहाँ पर इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिसीजेज को देखा जाएगा, ठीक है। एक सपोर्ट दिया जाएगा कि आप ट्रीटमेंट कीजिए रेयर डिसीजेस का। रेयर डिसीजेस का मतलब कौन सी डिसीजेस होती हैं, जैसे कि दुर्लभ रोग हो गई है जो बहुत कम होती हैं, ठीक है। एंड फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए वायरस से कौन कौन सी डिसीज होती हैं, हेलमेंथ से कौन कौन सी होती हैं, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड 1-2 दिन के अंदर ही मैं जल्दी से आपको पीडीएफ का जो लिंक है वो भी शेयर करूंगी, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। सो जस्ट रिवाइज देम एंड यू कैन टोटली डिपेंड ऑन दीज वीडियोज। आपका सभी जो यूपीएस से रिलेटेड हम पढ़ाई कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगी, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप फोकस कीजिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आपका अगले साल अटेम्प्ट है तो आपको पूरा ही 1 साल का करंट अफेयर जो है वो हम प्रोवाइड करा ही देंगे। जो इस साल कर रहे हैं तो वो पहले तक तो मैंने देखिए आपको इनसाइट से पढ़ाई है ये फरवरी तक, तो आप वो देखिए एंड इसके बाद आप ये वीडियोस कंटिन्यू रखिए।
ठीक है। अब देखिए वायरस से कौन कौन सी डिसीज होती है, रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया। ठीक है, तो इसको कोई ट्रिक बना लीजिए, जैसे RDC हो गया, CDR हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी बनाइए, लेकिन यू हैव टू लर्न इट। बैक्टीरिया से लर्न कर लीजिए, बैक्टीरिया से बुरुली अल्सर हो गया, लेप्रोसी जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने भी बहुत जोर दिया था, ट्रैकोमा यॉस हो गया। ठीक है, तो BLTY ऐसे करके, जैसे अब BLTY है तो इसको आप बाल्टी से लर्न कर लीजिए, BLTY। ठीक है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। देखिए थोड़ा कुछ भी याद रह जाए, जैसे बाल्टी में बैक्टीरिया है तो आपको ध्यान रह जाएगा, अच्छा इससे लेप्रोसी होता है, ट्रैकोमा होता है, यास होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं उसके अंदर भी पूछे जाते हैं। मेंस में भी अगर आप लिख कर आएंगे इस तरीके से पॉइंट, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्रोटोजोआ से चागास डिसीजेज हो गई, लेशमनियासिस हो गई। ठीक है, ह्यूमन अफ्रीका ट्राइपैनोसोमियासिस हो गए। तो ये डिसीजेज आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डी वोटर या फिर डाउटफुल वोटर कौन होते हैं, कौन इन्हें डिसाइड करता है, मींस डी वोटर्स क्या हैं। तो एक फॉरनर थे, लास्ट फॉरनर मनिंद्र दास। अब इनको देखिए, आसाम का अगर आपने मैप देखा होगा, ये जैसे आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट का मैप है, थोड़ा सा गलत बन गया, जस्ट अ मिनट। ये इस तरीके से आपको मैप देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वो ही है। अब देखिए आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये असम है एंड ये आपका मेघालय है। ठीक है, तो ये जो असम है इसके अंदर 6 डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए थे। देखिए जो मेघालय है ना, वो त्रिपुरा मिजोरम को टच करता है या नहीं करता है, ये बताइएगा आप। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट का मैप अच्छे से देखिएगा, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये आपका मणिपुर है, ये नागालैंड है, ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, ये आसाम है। ये बताइएगा मेघालय जो है वो सिर्फ आसाम को टच करता है या नीचे त्रिपुरा और मिजोरम को टच करता है, तो इसको चेक कीजिएगा। ठीक है, आपका थोड़ा मैप की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आसाम के अंदर 6 डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए थे, जहां पर एक मनिंद्रा दास को भी पकड़ा गया था। अब उन्हें छोड़ दिया गया है। 170 और हैं, मीन्स जिनको शायद छोड़ा जाए। मनिंद्रा दास को डी वोटर कहा गया था 2015 में, और फिर इन्हें फॉरेनर भी डिक्लेयर कर दिया था फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने 2019 में। तो क्या होता है फॉरेनर ट्रिब्यूनल, डी वोटर क्या है? तो देखो एक NRC बनी थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बना था आसाम के अंदर। यहाँ पर जो लोग मीन्स जिनकी सिटीजनशिप डाउटफुल में थी या डिस्प्यूट में थी, तो उनको डी वोटर्स घोषित कर दिया था। अब ये जो टर्म है ना डी वोटर, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 या फिर सिटीजनशिप रूल्स ऑफ 2003 में डिफाइंड नहीं है। प्रीलिम्स में एक ऑप्शन में डाल दिया जाएगा कि ये डिफाइंड है, इसलिए डाल दिया जाता है। तो नो, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। डिक्लेयर्ड फॉरनर्स जो होते हैं, फॉरनर कौन डिक्लेयर करता है? फॉरनर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। एंड अगर कोई अपनी सिटीजनशिप स्टेट पुलिस बॉर्डर के सामने प्रूफ करने में फेल हो जाता है, तो फिर उसे डिक्लेयर्ड फॉरनर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो फॉरनर ट्रिब्यूनल्स, इनके पास ये ताकत कहां से आई? तो इसके लिए एक एक्ट है, फॉरनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964। एंड ये जो ट्रिब्यूनल है ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी बताइएगा कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल चलिए मैं आपको बता देती हूँ, 280 के अकॉर्डिंग बनती है। क्या वो भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है? बताइएगा। एंड अगर क्वासी जुडिशियल बॉडी है तो क्या होती है क्वासी जुडिशियल बॉडी? तो इनके आंसर्स आपको देने हैं। अब यहाँ पर जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैं इसके अंदर कौन होता है? तो देखिए एक एडवोकेट होंगे। आप ऐसे अज्यूम कीजिए, सोचिए कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए हम फॉरेन ट्रिब्यूनल के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे एक आपको एडवोकेट मिलेंगे जिनकी एज 35 साल से कम होगी, 7 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होगा, या फिर वो आसाम के जुडिशियल सर्विस से रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होंगे, या कोई रिटायर्ड IAS ऑफिसर होंगे। ठीक है, जो कि सेक्रेटरी की रैंक से बिलो नहीं होने चाहिए, एंड उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा क्वासी जुडिशियल वर्क का। ये डिसाइड करेंगे कि आपकी जो सिटीजनशिप, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, वो सही है या नहीं है। अच्छा, ये जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर बने हैं, इनको अमेंड किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, एंड ये कहा कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होंगे, DM, जिसके लिए आप भी मेहनत कर रहे हैं, वो ये ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं। एंड फिर यहाँ पर ये जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो एडवोकेट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि जो पर्सन है ये इंडिया में इलीगली रह रहा है, फॉरेनर है या फिर नहीं है। तो पहले ये जो पावर थी, अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था अमेंडमेंट से रिलेटेड मेंस के अंदर, दोबारा पूछा जा सकता है। पहले पूछा गया था आई थिंक RTI या किसी और से रिलेटेड करके पूछा गया था, अभी पूछा जा सकता है कि देखिए पहले कंपैरिजन करके पूछा जा सकता है कि क्या अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। तो पहले ये जो पावर थी वो सिर्फ सेंटर के पास थी, अब किसको पावर दे दी गई है? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भी पावर दे दी गई है। इन ट्रिब्यूनल्स में कौन कौन जा सकता है?
अब इंडिविजुअल भी जा सकता है, पहले सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ही जा सकता था। ठीक है, तो बहुत ध्यान से मैंने आपको हर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ आप वीडियोस को अच्छे से देखिए अगर आपको फुल फ्लेश्ड फ़ायदा उठाना है, एंड बहुत सारी वीडियोस मत देखिए, एक को ही फॉलो कीजिए। चलिए जीएस पेपर 3 के टॉपिक देखेंगे 5G टेक्नोलॉजी। इसमें थोड़ा जूही चावला जी जो हैं, जो इंडियन एक्ट्रेस हैं, वो कहाँ पहुँच गई, दिल्ली के हाई कोर्ट पहुँच गई कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बताइए। जो 5G टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसका रेडियो जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो वो छोड़ेगी, जैसे अब मान लीजिए हम भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर से भी काफ़ी सारी रेडिएशंस निकलती हैं। तो इन्होंने कहा कि जो 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो उसके रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बताइए कि हेल्थ पर, लाइफ पर या किसी बच्चे की लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो ये वहाँ गई, तो अब हम ये तो नहीं आएगा कि बताइए उनको क्या कहा गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है 5G क्या है। तो 5G पहले 1G आया, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G। तो 5G एक नेक्स्ट जनरेशन है मोबाइल ब्रॉडबैंड की, बहुत जल्दी से फिल्म्स डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर है, बहुत फास्ट सब कुछ होगा। मींस मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम इसकी जो स्पीड होगी वो उसमें ये काम करेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बहुत हाई स्पीड में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने वीडियो बनाई, अपलोड करी, तो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। 3 बैंड्स के अंदर ये काम करेगी, लो, मिड एंड हाई। इससे जो लेटेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स जैसे आपकी जो न्यू एप्लीकेशंस हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, बैठे बैठे आपको क्या चलाना है, एसी चलाना है, बैठे बैठे आपको क्या करना है, कोई भी काम, तो दैट वो होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल आपने देखे होंगे अपने फेस के ऊपर किसी और का फेस लगा दो, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए वो वाली चीज़ें, मतलब जहाँ पे इंसान की तरह जो है, जैसे आपने वो देखा होगा, चिट्टी देखा होगा, ठीक है, एक फिल्म का नाम मैं भूल गई, रोबोट फिल्म के अंदर, तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इससे क्या होगा, जो इम्पैक्ट है, मीन्स जो लोडिंग का टाइम है वो सब कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये आप देख सकते हैं 1980 में पहले 1G आया जब सिर्फ एनालॉग वॉइस था, फिर 2G आया, ये इस तरीके से फ़ोन आपने देखे होंगे, फिर 3G आया, हाई स्पीड डाटा आया, फिर 4G आया, बहुत अच्छा, फास्टर, बेटर। अब तो सब कुछ ही इंटरकनेक्टेड है, फ़ोन से ही आप टीवी चला सकते हो, फ्रिज चला सकते हो, ये सब इसके अंदर हो सकता है। चलिए, तो अब इंडिया के अंदर, अब दोबारा से देखिए, इंडिया की भी एक पॉलिसी है, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी। यहाँ पर भी फोकस किया जाता है कि 5G को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, जैसे 5G हो गया, क्लाउड हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गए, डाटा एनालिटिक्स हो गए। क्योंकि आप देखोगे ना तो इंडिया के अंदर ही बहुत मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, एंड सबसे ज़्यादा यूज़र्स आपको, अगर आपने करंट अफेयर डेली फॉलो कर रहे हैं, तो जो वाइफ्स होती हैं एंड जो चाइल्ड हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरनेट देखते हैं। ठीक है, और क्या देखते हैं वो तो खैर सबको ही पता है। चलिए, व्हाट आर द पोटेंशियल हेल्थ रिस्क फ्रॉम 5G। अब 5G को यूज़ करने से देखिए, अभी तो ये कहा गया है कि क्योंकि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है तो कोई एडवर्स हेल्थ इफेक्ट नहीं होगा। इसके अंदर एक टिश्यू हिटिंग एक मैकेनिज्म है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी पूछ लेता है कि टिश्यू हिटिंग क्या होता है। तो टिश्यू हिटिंग एक इस तरीके का मैकेनिज्म है जहां पर एक इंटरैक्शन देखी जाती है कि जो फोन होगा उससे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो फील्ड है, देखिए मान लीजिए मेरा फोन यहाँ पर है या घर में हमने वाईफाई लगाया हुआ है, तो कहाँ तक उसकी रेंज है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी फील्ड हो गई। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड एंड ह्यूमन बॉडी के बीच में क्या इंटरैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू हिटिंग। तो ये आपको एक तरीके से बोला गया है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर लेवल है करंट टेक्नोलॉजी से, उससे ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल ही टेम्परेचर राइज होगा, ज़्यादा राइज नहीं होगा। तो पब्लिक हेल्थ पर कोई इतना खास फर्क, नो कॉन्सिक्वेंसेज फॉर पब्लिक हेल्थ आर एंटिसिपेटेड। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बॉडी टिश्यूज के अंदर लेस पेनिट्रेशन होगा, मीन्स अगर ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू ये बोला गया है कि जो ओवरऑल एक्सपोजर है, मींस जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो कहती हैं कि इतना एक्सपोजर चल जाता है, तो उससे अभी बिलो ही है, लेकिन अभी तक इसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस को एंटिसिपेट नहीं किया गया है। तो अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मींस वो कोई असर पड़ने की जो संभावना है वो नहीं है। तो ये भी आप हिंदी में देख सकते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए रियलिटी में तो जब ये बिल्कुल हम यूज़ कर लेंगे तभी थोड़ा पता चलेगा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस
प्रैक्टिकली होता है, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन नहीं है। ये अभी जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज कवर करती हैं वो 300 गीगाहर्ट्ज तक कवर करती हैं। अब ये हो गया इंडिया का। अब हम थोड़ा इंटरनेशनल एफर्ट्स के बारे में देखें तो एक है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स प्रोजेक्ट। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। ये भी यही देखते हैं कि 0 से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक जो फील्ड बनती है वहाँ पर कितना तक इफेक्ट हो सकता है, मीन्स किसी पर्सन के स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। चलिए अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो कैंसर रिस्क कम हो जाता है, अस्थमा से आप बच सकते हैं, फ्रैक्चर से आप बच सकते हैं, आपका जो ब्लड बीपी है वो मीन्स इतना ज़्यादा लोअर नहीं हो जाएगा कि लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन हाई है तो उसको लो कर देगा। इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, एक हेल्दी हार्ट आपका होगा एंड आप एथलेटिक परफॉर्मेंस भी अच्छी कर पाएंगे। ठीक है, तो विटामिन डी कैसा है, एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है, मतलब वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है फैट्स में, ऑयल्स में एंड हमारी बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक ये रह सकता है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जाते हैं कि ये फैट सॉल्यूबल है या नहीं। सो इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगर आप सूरज की किरणें ले रहे हैं, देखिए डेली कम से कम 20-25 मिनट हमें सूरज की किरणें लेनी चाहिए एंड उससे जो हमारी बॉडी है वो अच्छी रहती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले के घर क्या होते थे, खुले होते थे तो सबको मिल जाती थी। अभी क्या है, सबके घर ऑलमोस्ट बंद होते हैं या फ्लैट है तो उसके अंदर एक छोटी सी बालकनी है, तो कहीं से भी आप चाहे प्लेग्राउंड, अभी तो कोरोना है, प्लेग्राउंड वगैरह आप कहीं पे भी जाना बहुत खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन थोड़ा टाइम बीत जाए तो आप थोड़ी सी सनलाइट ज़रूर डेली लें, पर्टिकुलरली इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ 190 to 400 nm। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आपकी बॉडी पे आता है तो उससे अच्छी केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर एंड इसका जो आपका कैलिसिडोल जो है लीवर के अंदर वो कैलिसिट्रियोल में बदल जाता है किडनी के अंदर। ठीक है, तो ये आप थोड़े साइंटिफिक टर्म्स भी ध्यान रख सकते हैं। तो इससे हमारी बॉडी के अंदर राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम रहता है, बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनका अच्छे से प्रोटेक्शन हो पाता है, टिश्यूज़ का इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये दिस इज़ गुड। देन देखिए विटामिन डी अगर नहीं होगा तो रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है एंड अडल्ट्स के अंदर ऑस्टियोमैलेशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो ऑप्शन में दे सकते हैं कि अगर विटामिन डी होता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो रिकेट्स तो ऑलमोस्ट पढ़ा होता है, लेकिन ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है, ये नहीं पढ़ा होता। अब ये दे देंगे ऑप्शन में, दे देंगे ए बी, ए बी सी, ए बी या फिर ए ओनली, तो हम क्या करेंगे, मोस्टली ए को टिक करेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स ही आपको करंट अफेयर्स के थ्रू ध्यान रखने हैं। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स ने एक स्टडी किया है जहाँ ये कहा है कि अगर आप विटामिन डी हाई लेंगे तो उससे जो आपका कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये देख सकते हैं आप विटामिन डी कैसे ले सकते हैं, सूरज से ले सकते हैं, ठीक है, एग, फूड, ये सब आप देख सकते हैं। सप्लीमेंट्स भी आते हैं विटामिन डी के, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। जो लीवर के अंदर कैल्सिडियोल है वो किडनी में कैल्सिट्रियोल के अंदर बदल जाता है, कैल्सिट्रियोल के अंदर बदल जाएगा तो कैल्शियम अच्छा होगा, आपकी बोन्स अच्छी मजबूत होंगी, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आपकी सेल ग्रो करेंगी। ठीक है, सेल की जो डेथ है, सेल कौन से सेल की डेथ, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो होती हैं वो बार बार बनती भी रहती हैं, सो दिस इज़ वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जो डेड सेल्स हैं वो भी क्या हो, रिमूव हो। तो विटामिन डी जो है वो कोविड-19 में एक अच्छा काम साबित कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन डी का क्या रोल है आज के टाइम में, तो अगर आप ये सब पॉइंट्स लिखेंगे ना तो उससे मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए प्रीलिम्स के लिए एक पॉइंट और देखेंगे हम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी जिसे कहते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जेबी मोहपात्रा को इसके इंटरिम चीफ बनाया है 3 महीने के लिए, इंटरिम मतलब कुछ महीने के लिए। तो सीबीडीटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब एक लॉ पास करके, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्च कीजिएगा। देखिए मैंने आपको क्वासी जुडिशियल का मैंने आपको कहा है कि आप सर्च कीजिए। स्टैट्यूटरी बॉडी जो किसी एक्ट के थ्रू बने, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हो, ठीक है, वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गई, यूपीएससी हो गई, ठीक है, ये अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। इंडिया का ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है एंड इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है,
क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है क्वासी जुडिशियल बॉडी, फाइनेंस कमीशन है क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने क्या किया है, वहां पे जेबी मोहपात्रा को 3 महीने के लिए इंटरिम चीफ बनाया गया है। सो थैंक यू सो मच। हमारी स्लाइड्स भी कंप्लीट हो गई हैं, आज के करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, अदरवाइज अपनी नोटबुक में लिखिए। जो नहीं पता है उसको सर्च कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आप सभी को अपने फेसबुक के ऊपर इसको शेयर करना है वीडियोस को, ठीक है। व्हाट्सएप के स्टेटस पे आपको लगाना है, ओके। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एंड आप इसको लगाएंगे, ठीक है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, एंड जो चैनल है उसको आपको सभी सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना है, एंड हमें एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है, एंड हम सबको प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, एंड सबको आईएएस बनना है इस बार, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप सबको शेयर करना है, ओके। सो थैंक यू।